कलेक्टर साहब शादी में से आ रहे थे। रास्ते में उनकी तलाकशुदा पत्नी कचरे से खाना उठाकर खा रही थी। दोस्तों, पति का भरोसा तोड़ना और अपने मनमानी करना एक पत्नी को कहां से कहां लेकर चला गया। कहां 5 स्टार में खाना खाने लिए पत्नी, आज जो कचरे के डब्बे में से खाना उठाकर खा रही है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से विनती है, इस कहानी को अपनी पत्नी को जरूर सुनाइएगा ताकि पति की अहमियत उन्हें मालूम हो सके। राहुल उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में अपनी मां और छोटे भाई के साथ रहता था। उसकी शादी प्रिया से होती है, जो पास के ही एक गांव की रहने वाली थी। प्रिया की खूबसूरती और बातचीत करने का तरीका राहुल को बहुत पसंद था। शादी के बाद दोनों का जीवन खुशहाल शुरू होता है। राहुल अपनी पत्नी की हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी करता है। प्रिया को नया फोन चाहिए था, तो राहुल ने अपनी बचत से उसे एक अच्छा स्मार्टफोन दिलवाया। प्रिया दिन भर फोन पर समय बिताती, लेकिन राहुल को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। वह सोचता कि यह आजकल का चलन है। हालांकि राहुल की मां को प्रिया का फोन पर ज्यादा समय बिताना ठीक नहीं लगता। वह राहुल को आगाह करती है कि वह प्रिया की गतिविधियों पर नजर रखे। राहुल अपनी मां की बात को हल्के में लेता है और कहता है, मां, प्रिया खुश है, बस यही काफी है। कुछ महीनों बाद प्रिया राहुल से कहती है कि वह अपने पुराने स्कूल के दोस्त अंकित से मिलना चाहती है, जो अब शहर में रहता है। अंकित ने उसे एक मैसेज भेजा था कि वह गांव के पास किसी काम से आ रहा है। राहुल, जो अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा करता है, उसे अंकित से मिलने की इजाजत दे देता है। प्रिया अंकित से मिलने शहर जाती है और वहां से लौटने के बाद उसका व्यवहार थोड़ा बदलने लगता है। वह अक्सर फोन पर व्यस्त रहती और राहुल से बात करने में कम रुचि दिखाती। एक दिन प्रिया राहुल से कहती है कि वह अपनी एक सहेली की शादी में शामिल होने के लिए शहर जाना चाहती है। राहुल, जो अपनी पत्नी को खुश देखना चाहता है, उसे जाने की अनुमति देता है और कुछ पैसे भी देता है। प्रिया शहर जाती है, लेकिन 2 दिन बाद भी वह वापस नहीं लौटती। राहुल चिंतित होकर प्रिया के फोन पर कॉल करता है, लेकिन फोन बंद आता है। वह प्रिया के माता पिता से संपर्क करता है, जो कहते हैं कि उन्हें भी कोई जानकारी नहीं है। कुछ दिन बाद राहुल को गांव के एक व्यक्ति से पता चलता है कि प्रिया को शहर में अंकित के साथ देखा गया था। यह सुनकर राहुल का दिल टूट जाता है। वह शहर जाता है और अंकित के घर पहुंचता है, लेकिन वहां उसे पता चलता है कि प्रिया और अंकित दोनों कहीं और चले गए हैं। अंकित का एक दोस्त बताता है कि प्रिया और अंकित ने एक नया जीवन शुरू करने की योजना बनाई थी। राहुल को यह भी पता चलता है कि प्रिया ने उससे शादी सिर्फ इसलिए की थी ताकि वह अपने परिवार के दबाव से बच सके और बाद में अंकित के साथ भागने का मौका मिले। राहुल पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन वह इस धोखे को भूलकर अपने जीवन को फिर से शुरू करने का फैसला करता है। वह अपने परिवार के कहने पर सुमन से दूसरी शादी कर लेता है। सुमन एक साधारण और दयालु लड़की है, जो राहुल का हर कदम पर साथ देती है। दोनों के बीच धीरे धीरे प्यार बढ़ने लगता है, लेकिन राहुल का प्रिया के धोखे का दर्द अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। वह सुमन पर भरोसा करने में हिचकिचाता है, जिससे उनके रिश्ते में कभी कभी तनाव आता है। कई साल बाद राहुल, सुमन और उनके 2 बच्चों के साथ एक रिश्तेदार की शादी में शामिल होने शहर जाता है। शादी एक बड़े मैरिज हॉल में हो रही थी। वहां सभी लोग खाने पीने और नाच गाने में मस्त थे। शादी के बाद जब राहुल और उसका परिवार मैरिज हॉल से बाहर निकल रहे थे, तभी सुमन की नजर गेट के पास एक डस्टबिन पर पड़ती है। वहां एक महिला, जिसका चेहरा गंदगी से सना हुआ था और कपड़े फटे हुए थे, डस्टबिन में से बचा हुआ खाना उठाकर खा रही थी। सुमन का दिल पसीज जाता है और वह राहुल से कहती है, देखो, यह महिला कितनी बेबस है, तुम इसे कुछ पैसे दे दो ताकि यह ठीक से खाना खा सके। राहुल सुमन की बात मानकर कुछ पैसे निकालता है और उस महिला के पास जाता है। जैसे ही वह पास पहुंचता है, वह स्तब्ध रह जाता है। वह महिला और कोई नहीं बल्कि प्रिया थी। प्रिया भी राहुल को देखकर उसे पहचान लेती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह शर्मिंदगी से सिर झुका लेती है। राहुल का दिल एक पल के लिए कांपता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहता। वह चुपचाप पैसे प्रिया की ओर बढ़ाता है और कहता है, यह लो, कुछ खाना खा लेना। इसके बाद वह सुमन और बच्चों के पास लौट आता है।
सुमन राहुल के चेहरे पर उदासी देखकर पूछती है, आप ठीक तो हैं? उस महिला को देखकर आप इतने परेशान क्यों हो गए? राहुल कुछ पल चुप रहता है, फिर कहता है, वह मेरी जिंदगी का एक पुराना अध्याय था जो मैं भूल चुका हूं। चलो घर चलते हैं। राहुल और सुमन घर लौटते हैं, लेकिन राहुल का मन अब प्रिया की उस हालत को लेकर बेचैन है। वह सोचता है कि आखिर प्रिया के साथ ऐसा क्या हुआ कि वह इस हालत में पहुंच गई। क्या अंकित ने उसे छोड़ दिया या फिर कोई और वजह थी? राहुल सुमन से इस बारे में बात करने से हिचकिचाता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि सुमन को लगे कि वह अपने अतीत को लेकर परेशान है। इधर सुमन भी राहुल के बदले व्यवहार को नोटिस करती है। वह राहुल से खुलकर बात करना चाहती है, लेकिन उसे डर है कि कहीं राहुल उस पर भरोसा न खो दे। एक रात जब बच्चे सो जाते हैं, सुमन राहुल से पूछती है, आप उस महिला के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मुझे लगता है आप कुछ छुपा रहे हैं। राहुल पहले तो टालने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वह सुमन को प्रिया और अपने अतीत की पूरी कहानी बताता है। सुमन ध्यान से सुनती है और कहती है, मैं समझ सकती हूं कि यह आपके लिए कितना मुश्किल रहा होगा, लेकिन अब आप उस अतीत को पीछे छोड़ चुके हैं। अगर आप उसकी हालत को लेकर परेशान हैं, तो शायद हमें पता करना चाहिए कि उसके साथ क्या हुआ। हो सकता है हम उसकी कुछ मदद कर सकें। राहुल सुमन की बात से प्रभावित होता है। वह सोचता है कि क्या उसे प्रिया के माता पिता से संपर्क करना चाहिए या फिर इस मामले को यहीं छोड़ देना चाहिए। वह सुमन से कहता है, मुझे समय चाहिए। मैं नहीं चाहता कि हमारा परिवार इस अतीत की वजह से प्रभावित हो। राहुल और सुमन घर लौटने के बाद कई दिनों तक उस घटना के बारे में सोचते रहते हैं। प्रिया की वह दयनीय हालत राहुल के दिमाग से निकल नहीं रही थी। वह बार बार सोचता कि जिस प्रिया ने उसे धोखा दिया, वह इतनी बुरी स्थिति में कैसे पहुंच गई। सुमन भी राहुल की बेचैनी को भांप रही थी। वह जानती थी कि राहुल का मन अब इस सवाल का जवाब ढूंढना चाहता है, लेकिन वह यह भी नहीं चाहती थी कि यह अतीत उनके वर्तमान को प्रभावित करे। एक रात खाना खाने के बाद जब बच्चे अपने कमरे में सोने चले जाते हैं, सुमन राहुल के पास बैठती है और धीरे से कहती है, राहुल, मैं देख रही हूं कि तुम उस दिन से कुछ परेशान हो। अगर तुम्हें प्रिया की सच्चाई जाननी है तो हमें कोशिश करनी चाहिए, लेकिन यह कोशिश हमें अपने परिवार की शांति भंग किए बिना करनी होगी। राहुल सुमन की बात सुनकर थोड़ा चुप रहता है। वह सुमन की समझदारी और समर्थन से प्रभावित होता है। फिर वह कहता है, सुमन, तुम सही कह रही हो। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढा तो शायद यह बात मुझे हमेशा परेशान करती रहेगी। लेकिन मैं वादा करता हूं, हमारा परिवार मेरी पहली प्राथमिकता रहेगा। अगले दिन राहुल और सुमन फैसला करते हैं कि वे प्रिया की सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे। राहुल सबसे पहले प्रिया के माता पिता से संपर्क करने का फैसला करता है। वह प्रिया के गांव का पुराना नंबर ढूंढता है जो उसे शादी के समय मिला था। कई साल बीत चुके थे, इसलिए उसे यकीन नहीं था कि वह नंबर अभी भी काम करेगा। फिर भी उसने कोशिश की। फोन की घंटी बजती है और दूसरी तरफ एक थकी हुई आवाज में प्रिया की मां जवाब देती है। राहुल अपना परिचय देता है और कहता है, मां जी, मैं राहुल बोल रहा हूं। मुझे कुछ दिन पहले प्रिया शहर में मिली थी। उसकी हालत बहुत खराब थी। क्या आप बता सकती हैं कि उसके साथ क्या हुआ? प्रिया की मां पहले तो चुप रहती हैं, फिर गहरी सांस लेकर कहती हैं, बेटा, तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। उसने जो तुम्हारे साथ किया, उसके बाद हमने भी उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। वह अंकित के साथ भाग गई थी, लेकिन कुछ महीनों बाद ही अंकित ने उसे छोड़ दिया। उसने हमें बताया था कि अंकित ने उसे शहर में अकेला छोड़ दिया और फिर वह गलत संगत में पड़ गई। उसने कई बार हमारे पास आने की कोशिश की, लेकिन हमने उसे घर में नहीं लिया। अब वह कहाँ है, हमें नहीं पता। राहुल यह सुनकर स्तब्ध रह जाता है। वह प्रिया की मां से और जानकारी लेने की कोशिश करता है, लेकिन वे ज्यादा कुछ नहीं बता पाती। फोन रखने के बाद राहुल सुमन को सारी बात बताता है। सुमन कहती है, राहुल, यह सुनकर दुख हुआ, लेकिन हमें अब यह सोचना होगा कि हम क्या कर सकते हैं। क्या हम उसे ढूंढने की कोशिश करें या फिर इसे यहीं छोड़ दें? राहुल सोच में पड़ जाता है। वह कहता है, सुमन,
मैं उसे माफ नहीं कर सकता, लेकिन उसे उस हालत में देखकर मुझे लगता है कि शायद उसने अपनी सजा पा ली है। फिर भी अगर हम उसे ढूंढ सकें और उसकी कुछ मदद कर सकें तो शायद मेरे मन को थोड़ा सुकून मिले। सुमन सहमति जताती है और कहती है, ठीक है, लेकिन हमें सावधानी बरतनी होगी। हम उस मैरिज हॉल से शुरुआत कर सकते हैं, शायद वहां के लोग कुछ जानते हों। अगले सप्ताहांत राहुल और सुमन उस मैरिज हॉल में वापस जाते हैं। वहां के मैनेजर से बात करने पर उन्हें पता चलता है कि ऐसी कई बेसहारा महिलाएं आसपास के इलाकों में डस्टबिन के पास खाना ढूंढती हैं। मैनेजर एक स्थानीय एनजीओ का संपर्क देता है जो बेघर लोगों की मदद करता है। राहुल और सुमन उस एनजीओ से संपर्क करते हैं और प्रिया का हुलिया बताते हैं। एनजीओ की एक कार्यकर्ता रीना उन्हें बताती है कि उन्होंने कुछ महीने पहले ऐसी एक महिला को देखा था जो पास के रेलवे स्टेशन के आसपास रहती थी। रीना कहती है, वह अक्सर स्टेशन पर भीख मांगती है, लेकिन वह ज्यादा बात नहीं करती। अगर आप चाहें तो मैं आपको वहां ले चलूं। राहुल और सुमन रीना के साथ रेलवे स्टेशन जाते हैं। वहां भीड़ में प्रिया को ढूंढना आसान नहीं था। घंटों खोजने के बाद सुमन की नजर एक कोने में बैठी एक महिला पर पड़ती है। वह प्रिया थी, लेकिन अब उसकी हालत और खराब हो चुकी थी। वह एक पुरानी साड़ी में लिपटी हुई थी और उसका चेहरा थकान और निराशा से भरा हुआ था। राहुल धीरे धीरे उसके पास जाता है। प्रिया उसे देखकर पहले तो चौंकती है, फिर सिर झुका लेती है। राहुल कहता है, प्रिया, मैं यहां तुम्हें जज करने नहीं आया। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि तुम इस हालत में कैसे पहुंची। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारी कुछ मदद कर सकते हैं। प्रिया की आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। वह टूटी फूटी आवाज में कहती है, राहुल, मैंने जो किया उसके लिए मुझे कोई माफी नहीं चाहिए। मैंने सब कुछ खो दिया। अंकित ने मुझे धोखा दिया और फिर मैं गलत रास्तों पर चली गई। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। सुमन, जो पास खड़ी थी, प्रिया की बात सुनकर उसका हाथ थामती है और कहती है, प्रिया, जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन तुम अब भी अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकती हो। अगर तुम तैयार हो तो हम तुम्हें इस एनजीओ के जरिए कुछ मदद दिलवा सकते हैं। प्रिया पहले तो हिचकिचाती है, लेकिन फिर धीरे से सिर हिलाती है। रीना उन्हें बताती है कि एनजीओ प्रिया को एक आश्रय गृह में जगह दे सकता है, जहां उसे खाना, कपड़े और कुछ बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वह आत्मनिर्भर बन सके। राहुल और सुमन प्रिया को आश्रय गृह तक छोड़ने जाते हैं। वहां प्रिया को एक नया बिस्तर और कुछ साफ कपड़े मिलते हैं। प्रिया राहुल और सुमन को देखकर कहती हैं, मैं नहीं जानती कि मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं। तुमने मेरे लिए वह किया जो मैं कभी डिजर्व नहीं करती थी। राहुल जवाब देता है, प्रिया, मैंने यह अपने लिए किया ताकि मेरा मन शांत रहे। अब तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है, इसे संभालो। शुरुआत में प्रिया खामोश और टूटी हुई रहती है, लेकिन धीरे धीरे वह आश्रय गृह की अन्य महिलाओं के साथ बातचीत करने लगती है। उनकी कहानियां सुनकर उसे एहसास होता है कि वह अकेली नहीं है जिसके साथ जीवन ने अन्याय किया है। हालांकि प्रिया के मन में एक आग सुलग रही थी। वह अंकित को कभी नहीं भूल पाई, जिसने उसे धोखा देकर सड़क पर ला पटका। रात को जब वह बिस्तर पर लेटती तो अंकित की बातें, उसकी हंसी और फिर उसका क्रूर व्यवहार उसकी आंखों के सामने घूमने लगता। प्रिया सोचती, अगर मैंने उसका कुछ नहीं किया तो वह और लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करता रहेगा। उसे सबक सिखाना जरूरी है। एक दिन आश्रय गृह में एक साप्ताहिक बैठक के दौरान प्रिया रीना से अपने मन की बात साझा करती है। वह कहती है, रीना दी, मैं चुप नहीं रह सकती। अंकित ने मेरी जिंदगी तो बर्बाद की ही, लेकिन मुझे पता चला है कि वह अब भी शहर में उसी तरह लड़कियों को अपने जाल में फंसाता है। मैं चाहती हूं कि उसे सजा मिले ताकि कोई और मेरी तरह न बर्बाद हो। रीना प्रिया की बात ध्यान से सुनती है और कहती है, प्रिया, तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन बदला लेना खतरनाक हो सकता है। अगर तुम चाहती हो कि अंकित को सजा मिले तो हमें कानूनी रास्ता अपनाना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? प्रिया पहले तो हिचकिचाती है क्योंकि उसे कानून और पुलिस पर भरोसा नहीं है, लेकिन रीना उसे समझाती है कि अगर वह चुप रही तो अंकित की हिम्मत और बढ़ेगी। रीना एक वकील से संपर्क करती है जो एनजीओ के साथ मुफ्त में काम करता है। वकील
जिसका नाम संजय है, प्रिया से मिलता है और उसकी पूरी कहानी सुनता है। वह कहता है, प्रिया, तुम्हारे पास अंकित के खिलाफ मजबूत केस हो सकता है, खासकर अगर तुम यह साबित कर सको कि उसने तुम्हें धोखा दिया और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की। लेकिन इसके लिए हमें सबूत चाहिए। क्या तुम्हारे पास कोई मैसेज, फोटो या गवाह है? प्रिया सोच में पड़ जाती है। उसे याद आता है कि जब वह अंकित के साथ थी तब उसने कई बार अपने फोन में उनकी बातचीत रिकॉर्ड की थी। हालांकि उसका पुराना फोन खो चुका था, लेकिन उसे याद था कि अंकित ने उसे कुछ धमकी भरे मैसेज भेजे थे जो शायद उसके पुराने ईमेल अकाउंट में अभी भी हो सकते हैं। प्रिया रीना और संजय की मदद से अपने पुराने ईमेल अकाउंट को खोलती है और कुछ मैसेज ढूंढ निकालती है जिनमें अंकित ने उसे डराने और छोड़ने की धमकी दी थी। संजय कहता है, यह शुरुआत के लिए काफी है, लेकिन अगर हम अंकित के खिलाफ ठोस केस बनाना चाहते हैं तो हमें यह पता करना होगा कि वह अभी कहाँ है और क्या वह और लड़कियों को फंसा रहा है। रीना सुझाव देती है कि वे शहर के कुछ इलाकों में जांच करें जहां अंकित के बारे में जानकारी मिल सकती है। प्रिया, रीना और संजय एक योजना बनाते हैं। प्रिया को पता था कि अंकित अक्सर शहर के एक लोकप्रिय कैफे में अपने शिकार को ले जाया करता था। वह रीना के साथ उस कैफे में जाती है, लेकिन सावधानी बरतते हुए, ताकि अंकित उसे न देख ले। वहां कुछ समय बिताने के बाद प्रिया की नजर अंकित पर पड़ती है। वह एक युवा लड़की के साथ बैठा था और उसका वही पुराना चालाक अंदाज दिख रहा था। प्रिया का खून खौल उठता है, लेकिन वह खुद को संयमित रखती है। रीना चुपके से कुछ फोटो लेती है और उस लड़की का चेहरा नोट करती है। वापस आश्रय गृह लौटकर संजय इन फोटो को देखता है और कहता है, हमें उस लड़की तक पहुंचना होगा। अगर वह भी अंकित की सच्चाई बता दे तो हमारा केस और मजबूत होगा। रीना अपने कुछ संपर्कों के जरिए उस लड़की का पता लगाती है। उसका नाम नेहा है और वह एक कॉलेज स्टूडेंट है। रीना और प्रिया नेहा से मिलने उसके कॉलेज जाती हैं। नेहा पहले तो डरती है, लेकिन जब प्रिया अपनी कहानी सुनाती है तो नेहा की आंखें नम हो जाती हैं। वह बताती है कि अंकित ने उसे शादी का वादा किया था और उससे पैसे उधार लिए थे। नेहा कहती है, मुझे शक होने लगा था, लेकिन मैं डर रही थी कि अगर मैं किसी को बताऊंगी तो वह मुझे बदनाम कर देगा। प्रिया नेहा का हौसला बढ़ाती है और कहती है, नेहा, अगर हम चुप रहे तो वह और लड़कियों को बर्बाद करेगा। मेरे साथ आओ, हम मिलकर उसे सजा दिलवाएंगे। नेहा सहमत हो जाती है और संजय को अपनी कहानी और अंकित के कुछ मैसेज देती है। संजय अब अंकित के खिलाफ धोखाधड़ी, उत्पीड़न और मानसिक शोषण का केस तैयार करता है। वह प्रिया और नेहा को पुलिस स्टेशन ले जाता है, जहां वे अपनी शिकायत दर्ज करते हैं। पुलिस शुरू में आनाकानी करती है, लेकिन संजय के दबाव और सबूतों की वजह से वे अंकित को हिरासत में लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अंकित को जब पता चलता है कि प्रिया और नेहा ने उसके खिलाफ शिकायत की है तो वह घबरा जाता है। वह पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता है, लेकिन प्रिया और नेहा के सबूत इतने पुख्ता हैं कि उसका बचना मुश्किल हो जाता है। प्रिया और नेहा के नेतृत्व में अंकित के खिलाफ कानूनी लड़ाई जोर पकड़ने लगती है। पुलिस ने अंकित को हिरासत में ले लिया है और संजय एनजीओ की कार्यकर्ता रीना की मदद से प्रिया और नेहा के सबूतों को मजबूत करने में जुटा है। प्रिया अब केवल अपने लिए नहीं, बल्कि नेहा और उन सभी लड़कियों के लिए लड़ रही है जिन्हें अंकित ने धोखा दिया। आश्रय गृह में रहते हुए उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे लौट रहा है और वह सिलाई के काम में भी अच्छा प्रदर्शन करने लगती है। नेहा भी प्रिया के साहस से प्रेरित होकर अपनी पढ़ाई और इस केस में पूरा सहयोग दे रही है। इधर राहुल और सुमन अपने सामान्य जीवन में व्यस्त हैं। राहुल ने प्रिया को आश्रय गृह में छोड़ने के बाद इस मामले से खुद को दूर रखने की कोशिश की थी ताकि उसका परिवार प्रभावित न हो। सुमन भी राहुल की भावनाओं का सम्मान करती है और इस विषय पर ज्यादा बात नहीं करती। लेकिन एक दिन जब राहुल अपने ऑफिस से घर लौटता है तो उसे एक अनजान नंबर से फोन आता है। दूसरी तरफ रीना की आवाज होती है। रीना कहती है, राहुल जी, मैं आश्रय गृह से बोल रही हूं। प्रिया ने मुझे आपका नंबर दिया था। मैं आपको बताना चाहती थी कि प्रिया अब बहुत बदल गई है। वह न केवल अपनी जिंदगी को सुधार रही है, बल्कि उसने अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ कानूनी लड़ाई शुरू की है। उसने अंकित के खिलाफ केस दर्ज किया है
और मुझे लगा कि आपको यह जानना चाहिए। राहुल यह सुनकर स्तब्ध रह जाता है। वह रीना से पूछता है, यह सब कैसे हुआ? और प्रिया अब ठीक है? रीना उसे पूरी कहानी संक्षेप में बताती है। कैसे प्रिया ने अंकित के धोखे की सच्चाई उजागर की, कैसे नेहा जैसी दूसरी लड़की सामने आई, और कैसे वे अब मिलकर अंकित को सजा दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। रीना यह भी कहती है, प्रिया ने आपका और सुमन जी का बहुत शुक्रिया अदा किया। वह कहती है कि अगर आप दोनों ने उस दिन उसकी मदद न की होती तो वह शायद इस मुकाम तक न पहुंच पाती। फोन रखने के बाद राहुल सुमन को सारी बात बताता है। सुमन ध्यान से सुनती है और कहती है, राहुल, यह सुनकर मुझे खुशी हो रही है कि प्रिया अपनी गलतियों से सीख रही है। मुझे लगता है कि हमें उसका समर्थन करना चाहिए। वह जो कर रही है वह न सिर्फ उसके लिए बल्कि दूसरी लड़कियों के लिए भी जरूरी है। राहुल पहले तो हिचकिचाता है। प्रिया के धोखे का दर्द अभी भी उसके दिल में कहीं न कहीं बाकी है, लेकिन सुमन की बातों से वह प्रभावित होता है। वह कहता है, सुमन, तुम सही कह रही हो। अगर प्रिया सही रास्ते पर है तो हमें उसकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए। लेकिन मैं यह भी नहीं चाहता कि हमारा परिवार इस मामले में ज्यादा उलझे। सुमन सुझाव देती है, हम सीधे तौर पर शामिल हुए बिना भी उसकी मदद कर सकते हैं, जैसे कि एनजीओ को कुछ आर्थिक मदद देना या फिर प्रिया और नेहा को इस केस में कोई जरूरी सहायता देना। राहुल इस विचार से सहमत हो जाता है। वह और सुमन रीना से संपर्क करते हैं और पूछते हैं कि वे इस केस में कैसे मदद कर सकते हैं। रीना बताती है कि केस के लिए कुछ कानूनी खर्चे हैं और एनजीओ के पास संसाधनों की कमी है। राहुल और सुमन अपनी बचत से एक छोटी राशि दान करने का फैसला करते हैं, लेकिन वे यह साफ करते हैं कि वे प्रिया से व्यक्तिगत रूप से नहीं मिलना चाहते। कुछ हफ्तों बाद अंकित का केस कोर्ट में पहुंचता है। प्रिया और नेहा दोनों गवाही देने के लिए तैयार होती हैं। प्रिया को कोर्ट में खड़े होकर अपनी कहानी बताते हुए डर लगता है, लेकिन नेहा और रीना उसका हौसला बढ़ाती हैं। संजय ने केस को इतनी मजबूती से तैयार किया है कि अंकित के वकील को जवाब देना मुश्किल हो रहा है। प्रिया के पुराने ईमेल, नेहा के मैसेज और कुछ अन्य गवाहों की गवाही से अंकित का अपराध लगभग साबित हो जाता है। लेकिन तभी कोर्ट में एक नया ट्विस्ट आता है। अंकित का एक दोस्त, जो एक प्रभावशाली व्यक्ति है, कोर्ट में गवाही देता है कि अंकित निर्दोष है और प्रिया और नेहा ने उसे बदनाम करने के लिए यह साजिश रची है। इस गवाही से केस कमजोर होने का खतरा पैदा हो जाता है। प्रिया और नेहा निराश हो जाती हैं, लेकिन संजय उन्हें हिम्मत देता है और कहता है, हमें अभी हार नहीं माननी। मैं इस गवाह की विश्वसनीयता पर सवाल उठाऊंगा। इसी बीच राहुल और सुमन को रीना के जरिए कोर्ट की कार्यवाही के बारे में पता चलता है। सुमन राहुल से कहती है, राहुल, अगर हम अब चुप रहे तो शायद प्रिया और नेहा की मेहनत बेकार चली जाएगी। हमें कुछ करना चाहिए। राहुल सोच में पड़ जाता है। वह नहीं चाहता कि प्रिया का अतीत फिर से उसके जीवन में हावी हो, लेकिन वह यह भी नहीं चाहता कि अंकित जैसे लोग बिना सजा के छूट जाएं। राहुल रीना से संपर्क करता है और पूछता है, क्या कोर्ट में कोई ऐसा सबूत या गवाह चाहिए जो इस केस को मजबूत कर सके? रीना बताती है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो अंकित के पुराने व्यवहार या उसकी अन्य गलतियों के बारे में गवाही दे सके तो केस में मदद मिल सकती है। राहुल को अचानक कुछ याद आता है। जब वह प्रिया के साथ था तब उसने एक बार अंकित का नाम सुना था। प्रिया ने उसे बताया था कि अंकित ने पहले भी एक लड़की को धोखा दिया था जिसका नाम रिया था। राहुल यह बात रीना और संजय को बताता है। संजय इस जानकारी को आधार बनाकर रिया को ढूंढने की कोशिश करता है। कई दिनों की खोज के बाद उन्हें रिया मिलती है, जो अब एक दूसरे शहर में रहती है। रिया पहले तो इस मामले में शामिल होने से डरती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि प्रिया और नेहा भी अंकित के खिलाफ लड़ रही हैं, तो वह गवाही देने के लिए तैयार हो जाती है। रिया की गवाही कोर्ट में गेम चेंजर साबित होती है। वह बताती है कि अंकित ने उसके साथ भी वही किया जो प्रिया और नेहा के साथ किया, शादी का झूठा वादा, पैसे ऐंठना और फिर धोखा देना। रिया के कुछ पुराने मैसेज और एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी कोर्ट में पेश की जाती है, जिसमें अंकित उसे धमकी दे रहा है। सजा सुनाए जाने के दिन कोर्ट रूम में प्रिया, नेहा और रिया
एक साथ खड़ी होती हैं। जब जज का फैसला सुनाया जाता है, प्रिया की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं बल्कि राहत और जीत के होते हैं। वह नेहा और रिया का हाथ थामती है और कहती है, हमने यह कर दिखाया, अब कोई और लड़की अंकित की वजह से बर्बाद नहीं होगी। नेहा और रिया भी उसका हौसला बढ़ाती हैं। रीना और संजय, जो इस लड़ाई में उनके साथ थे, उन्हें बधाई देते हैं। कोर्ट से बाहर निकलते समय प्रिया रीना से कहती हैं, दी, अगर आप और संजय जी का साथ ना होता तो मैं कभी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाती। और राहुल और सुमन जी का भी शुक्रिया, जिन्होंने मुझे उस दिन आश्रय गृह तक पहुंचाया। रीना मुस्कुराते हुए कहती है, प्रिया, यह तुम्हारी हिम्मत थी, हमने तो बस रास्ता दिखाया। उधर राहुल और सुमन को रीना के जरिए कोर्ट के फैसले की खबर मिलती है। राहुल, जो अब तक इस मामले से खुद को थोड़ा दूर रखने की कोशिश कर रहा था, यह सुनकर चुप हो जाता है। सुमन उसका हाथ थामती है और कहती है, राहुल, तुमने उस दिन प्रिया की मदद करके सही किया। देखो, उसने न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली बल्कि दूसरों को भी बचा लिया। अब तुम्हारा मन शांत है ना? राहुल हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, हाँ सुमन, अब मुझे लगता है कि मैंने जो किया वह सही था। अब हमें सिर्फ अपने परिवार और भविष्य पर ध्यान देना है। प्रिया आश्रय गृह में वापस लौटती है और अपनी सिलाई की ट्रेनिंग को और गंभीरता से लेने लगती है। कुछ महीनों बाद वह एनजीओ की मदद से एक स्थानीय दुकान में अपने हस्तशिल्प के सामान बेचना शुरू करती है। उसकी मेहनत रंग लाती है और वह धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ती है। नेहा अपनी पढ़ाई पूरी करती है और एक स्कूल में शिक्षिका बनने की तैयारी शुरू करती है। रिया अपने शहर लौट जाती है, लेकिन वह प्रिया और नेहा के साथ संपर्क में रहती है। तीनों महिलाएं, जो एक समय अंकित की वजह से टूट चुकी थीं, अब एक दूसरे की ताकत बन जाती है। राहुल और सुमन अपने बच्चों के साथ खुशहाल जीवन जीते हैं। प्रिया का अतीत अब उनके लिए सिर्फ एक पुरानी याद बनकर रह जाता है। राहुल कभी कभी सुमन से कहता है, सुमन, तुमने मुझे सिखाया कि किसी की मदद करना कभी बेकार नहीं जाता। सुमन मुस्कुराते हुए जवाब देती है, और तुमने मुझे सिखाया कि पुराने घावों को भूलकर नई शुरुआत करना कितना जरूरी है। एक दिन प्रिया आश्रय गृह के अपने कमरे में बैठकर एक पत्र लिखती है। वह राहुल और सुमन को धन्यवाद देना चाहती है, लेकिन उसे पता है कि वे शायद अब उससे मिलना नहीं चाहेंगे। फिर भी वह पत्र में लिखती है, राहुल जी, सुमन जी, आपने उस दिन एक टूटी हुई औरत को नई जिंदगी दी। मैं जानती हूं कि मैंने आपके साथ गलत किया और मैं माफी नहीं मांग रही, लेकिन मैं वादा करती हूं कि मैं अब एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करूंगी। आपका धन्यवाद। वह पत्र रीना को देती है, लेकिन कहती है कि इसे राहुल तक न भेजा जाए। रीना उसकी भावनाओं को समझती है और पत्र को संभाल कर रख लेती है। प्रिया की जिंदगी अब एक नई राह पर है। वह जानती है कि अतीत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन भविष्य को बेहतर बनाना उसके हाथ में है। कोर्ट का फैसला, अंकित की सजा और उसकी नई शुरुआत यह साबित करती है कि न्याय हो सकता है और टूटा हुआ विश्वास भी धीरे धीरे वापस बनाया जा सकता है।